चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं सारस डायग्राम, जिसे बोलते हैं सारस डायग्राम। लेक्चर नंबर फर्स्ट, लेक्चर नंबर सेकंड एंड लेक्चर नंबर थर्ड में हमने कवर किया था हाउ टू सॉल्व सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट, हाउ टू सॉल्व थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, और आज स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक सारस, जिसे बोलते हैं साइरस डायग्राम। तो हेडिंग लगा लीजिए, साइरस डायग्राम। देखिए, बेसिकली होता क्या है कि जब हम थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करने का कोई डायरेक्ट वे नहीं होता। तो देन वी आर यूजिंग थर्ड ऑर्डर, हाउ टू, देन वी आर चेंजिंग इनटू सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। दैट मीन्स सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट चेंज इनटू सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। लेकिन उतना मान लीजिए समय नहीं है हमारे पास कि हम थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को सेकंड ऑर्डर में चेंज करें, फिर सेकंड ऑर्डर को सॉल्व करें। तो उसी का एक शॉर्टकट तरीका होता है, इसे बोलते हैं शॉर्टकट वे। इसे बोलते हैं शॉर्टकट वे। क्यों बोलते हैं शॉर्टकट वे? इससे सॉल्व करना आसान रहता है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान रहता है। देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर हम एक थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट को लेते हैं, एक थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट लेते हैं। मान लीजिए हमने कोई भी, आपके सामने एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे लिखा है हमारे सामने 1 2 1 1 2 3 और 5 2 1, ये दिया गया है। ये 3/3 है। दैट मीन्स 3/3 का मतलब इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, यानी n = 3 है, एलिमेंट्स 9 है। इसमें ये है आपका R1, ये है आपका R2 और ये है आपका R3, ये है आपका C1, ये है आपका C2, ये है आपका C3। अब इसको पहले हम सेकेंड ऑर्डर में चेंज करेंगे, देन सॉल्व करेंगे। एक काम करते हैं, साइरस डायग्राम रूल आपको पढ़ा देते हैं। तो इसमें करना क्या है, इसमें C1 और C2 दिख रहा है ना आपको, तो C1 और C2 को दोबारा लिख लेना है C3 के बगल में, यानी C1 और C2 को उठा के कॉपी पेस्ट कर देना है C3 के बगल में, यानी C4 और C5। C4 एंड C5 आपको क्रिएट कर लेना है। तो देखते हैं कैसे, इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो देखिए, ये आपको हम कहते हैं कि ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। ठीक है। अब C1 एंड C2 को उठा के अगेन कॉपी पेस्ट कर देना है C3 के बगल में। तो ये आपका हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा 1 और ये 1 2 3 ये बचा। C1 और C2 को हमने उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, इसे हम इसे बोल सकते हैं कि ये हो गया C1, आपका C1 का डैश बोल दीजिए, ये C2 का डैश बोल दीजिए, ये हमारे क्रिएट हो गया। अब करना क्या है, अब ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर विकर्ण बनाने हैं। पूरी स्टार्टिंग में विकर्ण बनेंगे, देखेंगे कैसे। पहले क्या करना है, फर्स्ट चीज क्या लिखाएंगे। फर्स्ट चीज क्या है कि फर्स्ट चीज ये है कि आपको C1 एंड C2 को दोबारा से राइट कर देना है, यानी कॉपी पेस्ट कर देना है C3 के बगल में।
एक बार C1 को उसी तरह उतार देना है और एक बार C2 को उसी तरह उतार देना है। इसके बाद सेकंड चीज, ऊपर से मिलाते हुए विकर्ण पहले खींचने हैं, ऊपर से मिलाते हुए। तो ऊपर से मिलाते हुए कैसे खींचेंगे, देखिए जरा कि ऊपर से मिलाते हुए कैसे खींचेंगे। तो देखिए ऊपर से मिलाते हुए हम खींचते हैं, तो ऊपर से मिलाते हुए जब खींचेंगे तो देखिए आपके कौन कौन से विकर्ण यहाँ पे क्रिएट होंगे। तो एक आपका क्रिएट होगा 1 2 3, शायद एक बार चेक कर लीजिए, शायद मेरी आंखों को धोखा ना हो रहा हो, शायद एक 1 2 3 में क्रिएट होगा कि कुछ मिस्टेक हो रही है, कुछ मिस्टेक हो रही है ना। एक 1 to 1 में क्रिएट होगा। जी हाँ, ये बात सही बोली है इन्होंने, जिसने भी बोली यहाँ पे सही बोली। यहाँ को क्या था, यहाँ आपका 5 2 और यहाँ आपका क्या था 3। पहला हमारा कौन सा क्रिएट होगा, पहला हमारा जो क्रिएट होगा वो ये क्रिएट होगा 1 2 1, एक विकर्ण बना। इसके बाद दूसरा चेक कीजिए कि आपका कौन सा बनेगा। कुल 3 3 बनेंगे, याद रखिएगा कुल 3 3 बनेंगे। अब दूसरा कौन सा बनेगा, दूसरा ये बनेगा 1 2 1, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा कौन सा बनेगा, तीसरा बनेगा 5 2 3, ये बनेगा आपके ऊपर से नीचे तक। अब वो नीचे से ऊपर तक बनाएंगे, तो नीचे से ऊपर तक जब बनाएंगे तो क्या बनेगा 1 2 5 बनेगा। दूसरा क्या बनेगा 3 2 1 बन गया। तीसरा क्या बनेगा 1 2 1, हालांकि 2 2 वाले लास्ट वाले एलिमेंट छूट जाते हैं, ये बन गया। तो वो आपका बना अप टू डाउन और ये बना डाउन टू अप। ये है आपका अप टू डाउन और ये है आपका ये वाला, ये कैसा है आपका डाउन टू अप। तो आपको एक चीज समझ में आता है यहाँ से कि पहले चीज C1 C2 को दोबारा लिखना है, देन C1 C2 को दोबारा लिखने के बाद अगला काम क्या करना है, अगला काम करना है कि हमको पहले ऊपर से अप टू डाउन बनाते हुए विकर्ण डायगोनल खींचने हैं, इसके बाद डाउन टू अप। अब क्या करना है, ऊपर से जो खींचे गए डायगोनल विकर्ण उन सब का मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए एलिमेंट्स का, एक एक विकर्ण का। जैसे आपको ऊपर 3 विकर्ण दिए गए, 3 डायगोनल दिए गए, तो इस फर्स्ट के सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लीकेशन प्लस सेकंड के सारे प्लस थर्ड के सारे, ये नियम होता है। तो इसका मतलब पहले जैसे हमने इसको खींचा तो यह आएगा आपका 1 क्रॉस 2 क्रॉस 1 प्लस सेकंड का तो 1 क्रॉस 2 क्रॉस 1 और प्लस प्लस कितना आएगा, ये प्लस आपका आएगा 5 2 1 5 2 1, ये आ गया। थोड़ा देख लो आपको दिख रहा है कि नहीं, है ना, यही होगा ना 5 2 1 ये होगा। अच्छा इसके बाद लगाएंगे माइनस और देन अगेन फिर हम ये करेंगे, नीचे से ऊपर चलेंगे तो 1 क्रॉस 2 क्रॉस 5 प्लस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 प्लस 1 क्रॉस 2 क्रॉस 1, ये आ गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जोड़ लीजिए, तो ये बचेगा आपका 2 प्लस 2 प्लस 10 माइनस 10 प्लस 6 प्लस 2, ये बचेगा ना 10 प्लस 6 प्लस 2 और 2 2 प्लस, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई, ओह सॉरी, ये बात मिस्टेक ढूंढ ले लड़के ने, ये सर 5 2 3, तो यानी यहाँ पे आपका आ जाएगा ये 30 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 34 माइनस कितना हो जाएगा 18, 34 और ये आपका दूसरा हो जाएगा 18, इसका मतलब ये आ जाएगा 16, यही आपका होगा आंसर। कितना आ जाएगा 16, 16 इसका आंसर आ जाएगा।
आ गया समझ में? अब इसका मैं रूल लिखा देता हूँ कि कैसे आपको करना है। तो मैं लिखवा देता हूँ, लिख लीजिए। सर्वप्रथम C1 और C2 कॉलम को या C1 व C2 स्तंभ को गुणा C3 के बाद उसी क्रम में लिख लेना है, मतलब सेम एलिमेंट को बिना चेंज किए हुए, सेम कॉपी पेस्ट। उसके बाद ऊपर से नीचे के एलिमेंट्स को बनाते हुए विकर्ण और नीचे से ऊपर की ओर बनाते हुए एलिमेंट्स, नीचे से ऊपर तक बनाते हुए एलिमेंट्स के विकर्ण खींचने। पहले ऊपर से नीचे तक के अवयव को मिलाते हुए विकर्ण, फिर नीचे से ऊपर तक के अवयव को मिलाते हुए विकर्ण खींचने। उसके बाद ऊपर से नीचे तक के सभी विकर्णों के एलिमेंट्स को गुणा करके जोड़ते हुए, अर्थात प्रथम विकर्ण के सारे अवयव का गुणनफल प्लस सेकंड विकर्ण के सारे अवयव का गुणनफल प्लस थर्ड विकर्ण के सारे अवयव का गुणनफल और माइनस नीचे से ऊपर तक में भी यही क्रम फॉलो करना है, अर्थात फर्स्ट विकर्ण के सभी अवयव का गुणनफल प्लस सेकंड का प्लस थर्ड, नीचे ऊपर। उसके बाद सॉल्व कर लेना है, जो होगा आंसर वो उसका करेक्ट आंसर होगा। अब आप इसका जो पहले मेथड बताए थे, यानी इसको पहले सेकंड में चेंज करके आप देख सकते हैं 16 इसका आंसर निकलेगा। तो ये होता है शॉर्टकट वे किसी भी थर्ड ऑर्डर एलिमेंट को सॉल्व करना, ठीक है? ओके, तो आप चाहे तो रूल लिख भी सकते हैं कि फर्स्ट आपको क्या कर देना है। चलिए आपको थोड़ा सही से लिखवा देते हैं, पहले आप लिख चुके हैं, वैसे नहीं लिखवाने को तो मैं लिखवा सकता हूँ। नोट हो गया? 3 2 1 नोट हो गया, बिगाड़ देते हैं। चलिए भाई साहब, अब अगली हेडिंग लगा लीजिए, जिसका नाम है प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। चलिए सॉल्व करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अब प्रॉपर्टी को हम दो वे से पढ़ेंगे। वी आर लर्निंग प्रॉपर्टी बाय 2 ways और 2 मेथड्स। फर्स्ट आपका जो होगा वो होगा विदाउट नेमिंग। थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं मैं, थोड़ा देता हूं। फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो होगा आपका विद आउट विदाउट नेमिंग। विदाउट नेमिंग, और दूसरा जो भी होगा वो होगा विद नेमिंग।
विद नेमिंग, विदाउट नेमिंग। दो रूल से हम इसको पढ़ेंगे, विदाउट नेमिंग, विद नेमिंग। देखता हूँ आपको विजुअल हो रहा है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। चलिए हेडिंग लगा लीजिए, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। चलिए ये देखते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या है। देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। लिखिए, when two row or column, when two row or column become identical, क्या, when two row or column become identical। लिखिए, when two row or column become identical, the value of determinant, the value of determinant is 0। ये क्या है, यही तो अच्छी बात है। कहने का मतलब कि जब दो पंक्ति अथवा दो कॉलम, जब दो पंक्ति अथवा दो कॉलम, क्या, जब दो पंक्ति अथवा दो कॉलम 0 होंगे, बराबर होंगे, तो उस सारणी का मान 0 होगा। आइडेंटिकल का मतलब समान होंगे, बराबर होंगे, तो उस सारणी का मान 0 होगा। देखते हैं कैसे, आइए देखते हैं। देखिए सर, समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल से। जैसे मेरे सामने दिया गया है 1, चाहे सेकंड ऑर्डर का समझ लीजिए चाहे थर्ड ऑर्डर समझ लीजिए, दोनों के लिए अप्लाई होगा। वैसे थर्ड में क्या होगा, अगर थर्ड में दोनों सिमिलर, सेकंड में तो कोई बात ही नहीं। सिमिलर तो आपको पहले ही पता है कि मल्टीप्लिकेशन रूल से भी आ जाएगा। थर्ड में देखते हैं, जैसे दिया गया 1 2 3 5 9 7 एंड 1 2 3। ये देखिए, ये आपको दिया गया है। इसमें आप देख रहे हैं कि C1 और C2, C1 और C2 आइडेंटिकल है। C1 एंड C3 आइडेंटिकल है। C1 एंड C3 आइडेंटिकल हैं, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी 0, यानी इस सारणी का मान होगा 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि C1 आइडेंटिकल है C3 के, और जब C1 आइडेंटिकल C3 के हो जाएगा तो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बिकम्स 0। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। आप और एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जांपल तो हमारे पास बहुत सारे, एग्जांपल्स की नो कमी। देखिए भाई साहब, आपको दिया गया 1 2 7 1 2 5, ठीक है। आपको दिया गया है 1 2 1, ठीक है। देखिए 1 2 1, और ये दिया गया 5 7 5, ठीक है। ये दिया गया 3 11 3, ओके। अब इसमें लड़का ढूंढ रहे क्या क्या बराबर है, तो देखो भैया, ये है आपका R1 और ये है आपका R3। R1 आइडेंटिकल हो गया R3 के,
दैट मीन्स R1 आइडेंटिकल होगा R3 के, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो 0 होगी। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिकम 0। चलिए प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए, 3 2 1 3 2 नोट। आगे चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। वी आर रीचिंग एट सेकंड प्रॉपर्टी। चलिए अब लगाइए प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, देखते हैं इसमें क्या होता है। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड नोट कीजिए। लिखिए द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट the value of determinant is remains unchanged, remains unchanged if row and column are interchanged। इसका मतलब क्या है, इसका लाइन का मतलब क्या है कि जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है इट रिमेन्स अनचेंज इफ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। इसका मतलब ये है कि अगर हम रो को ऑल रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें एंड कॉलम्स को किस में चेंज कर दें, रोज में, तो द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनचेंज्ड, मतलब उस सारणी की मान नहीं बदलेगा। देखिए कैसे, जैसे आपके सामने एक डिटरमिनेंट दिया गया है 1, ठीक है। अभी हमने आपको एग्जांपल दिया था साइरस डायग्राम का, है ना। क्या दिया था उसमें, जिसका आंसर 16 आता है। एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ 1 to 1 1 to 1 1 to 3 और 5 to 1 ये दिया था, ठीक है ना, ये दिया था। अब इसमें मैं करूंगा प्रॉपर्टी सेकंड का अप्लाई, मतलब इस तरह आप लिखेंगे। जब भी आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी, तो आप में इस तरह लिखेंगे। इसका मतलब होगा कि रो कॉलम में चेंज हो गई एंड कॉलम रो में चेंज हो गई। ध्यान समझिएगा, दोनों साइड ये तीर लगेगी। इसका मतलब है कि जितनी भी रो कॉलम में चेंज हो गई और जितने भी कॉलम रो में चेंज हो गए। अब देखिए रो को कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम रो में चेंज हो गए, तो इसको चेंज करके जरा यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो देखिए ये आपका C1, ये आपका C2, ये आपका C3, ये R1, ये R2, ये R3। ध्यान से लिखिएगा, R1 को C1 की जगह यानी 1 1 5, R2 को C2 की जगह 2 2 2 और R3 को C3 की जगह 5 2 1। आप देख लीजिए जो रो रही होंगी 1 1 5 वो कॉलम बन गई, और जो कॉलम रही होगी क्या रही होगी, कॉलम क्या रही भाई, 1 1 5 रो रही, कॉलम बन गई। और कॉलम 1 2 1, ये कुछ मिस्टेक हो रही क्या, 1 मिनट, इसको चेंज किया कॉलम में तो 1 1 5, इसको चेंज किया इसको कॉलम में तो 2 2 2 2 2 2, और इसको चेंज किया उसमें तो जाएगा 1 3 1। यही मिस्टेक होगी आपसे इसको चेंज करने में, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने में मिस्टेक होती। रो को कॉलम में चेंज करना है आपको,
ठीक है। अब देखिए 115 क्या थी, रो थी, क्या बन गई कॉलम। 222 क्या थी, रो, क्या बन गई कॉलम। 131 क्या थी, रो, क्या बन गई कॉलम। और जितने भी कॉलम थे, कॉलम 1 to 1 बन गई रो। तो जितने भी रो थी वो सारी कॉलम में चेंज हो गई। इसका मतलब क्या है, एक चीज और समझिए, जब भी आप चेंज करेंगे तो जो आपकी R1 होगी वो चेंज होगी C1 के साथ, इसी तरह जो C1 होगी वो चेंज होगी R1 के साथ। जो आपकी R2 होगी वो चेंज होगी C2 के साथ, और जो C2 इस प्रकार से आपस में इंटरचेंज होती है। R1 C1 के में चेंज हो जाएगी, C1 R1 में, इस तरीके सारा नियम इस प्रकार से होता है। तो इसकी वैल्यू जब आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा, तो इसकी वैल्यू 16 ही आएगी। मुझे नहीं सॉल्व करना, लेकिन आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसकी वैल्यू 16 ही आएगी, 16 ही इसकी वैल्यू आएगी। डिटरमिनेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, कभी नहीं चेंज होती है। कितना भी प्रयास कर लीजिए, दिमाग लगा लीजिए, लेकिन इस डिटरमिनेंट की वैल्यू नेवर चेंज, कभी चेंज नहीं। 3 to 1 नोट करिए, पॉसिबल नोट कीजिए, 3 to 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बढ़ना, प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 3 हम देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए साहब, इसको भी जरा देखते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है। चलिए देखिए, लिखते हैं, लिखिए, इसको लिखिए। इफ एनी 2 रो और कॉलम, if any 2 row or column, if any 2 row or column of a determinant, if any 2 row or column of determinant are interchanged, then the value of determinant, change in negative साइन। सर अभी आपने बताया था, अभी हमने क्या बताया था, प्रॉपर्टी नंबर 2 और 3 में यही डिफरेंस है। उसमें सारी पंक्तियों को कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम को पंक्ति में, लेकिन इसमें नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जानते हैं क्या है, रो को रो ही में चेंज करेंगे और कॉलम को कॉलम में ही चेंज करेंगे। इसलिए कहा इफ एनी 2 रो, 2, उसमें हमने 2 नहीं कहा था, उसमें हमने आर शब्द बोला था। इसमें 2 रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, मतलब अगर हम R1 को चेंज करेंगे तो C1 में चेंज करेंगे, हम R1 को R2 में चेंज कर सकते हैं। ये समझिएगा, आपस में चेंज करना है, इंटरचेंज टूगेदर, साथ में आपस में चेंज करना है। न समझे, समझाते हैं आपको एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल सर हम समझाते हैं कैसे, जैसे हम यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके सामने, जो हमने बहुत अच्छा प्यारा लिया था कि 1 2 1, और यहाँ पे क्या था 2 2 2 है ना। मेरे ख्याल से मैंने क्वेश्चन में तो उत्तर गलत दिया था, तीनों में 2 2 नहीं। वन टू थ्री, और ये था आपका 5 2 1, ये आपका है। तो अब इसको क्या करेंगे आप,
1 to 1 हो गया, 1 to 3 हो गया, 5 to 1 हो गया, 1 to 1 हो गया, 1 to 3 हो गया और 5 to 1 हो गया। अब देखिए 1 to 1, 1 to 3, 5 to 1, ये इसको देखिए, इसमें आपको पता है कि ये है आपकी C1, ये पता है C2, ये पता है C3, ये है आपकी R1, ये है आपकी R2, ये है आपकी R3। अब क्या करेंगे, अब इस R1 को हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं R2 में, या किसी को भी आपस में चेंज करना है। जैसे मैं चेंज करता हूँ C1 को C2 में, तो ऑफकोर्स C2 चेंज हो जाएगी C1 में, और C2 कहाँ जाएगी, C1 को मैंने रख दिया C2 में। वहां पे देखिए मैंने क्या लिखा था, वहां पे मैंने लिखा था कि पंक्ति चेंज हो गई कॉलम में, और कॉलम चेंज हो गया पंक्ति में। और ये अगर आपको गलती लिख गया तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे C1 चेंज होगा C2 में, C1 चेंज होगा C2 में, क्या क्या C1 चेंज होगा C2 में, फिर C1 चेंज होगा C2 में, और C2 चेंज होगा C1 में। तो किस प्रकार चेंज होगा, तो ये चेंज होगा आपका इधर यानी 1 2 3, और उधर 1 2 1, और ये बचेगा 5 2 1। तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू निकलेगी वो होगी निगेटिव, यहाँ साइन निगेटिव आ जाएगा। अच्छा इसकी वैल्यू निकाल के देखिए, देखना क्या खुद दिखा देता हूँ मैं, सारा डायग्राम से भी उससे चलिए इसे देख लेते हैं। तो 1 कॉमन ले लिया, कितना बचा 2 3 2 1 माइनस, ये 1 वापस आ गया, ये गया, तो ये बचा 2 1 2 1, और ये बचा 2 1 प्लस, ये देख लीजिए ये कितना बचेगा 5 आ जाएगा, ये चला गया। ओ हमें क्या कर रहे थे, एक मिनट, चलिए 5 ले लिया, इसको हटाया, तो ये बचा आपका 2 1 2 3, सॉल्व कीजिए, 2 माइनस 6, ये बचा आपका माइनस का 5, माइनस 2 2, ये बचा 0, प्लस 6 माइनस 2 4 और 20, दैट इज मिस्टेक, ये 15 का से आ रहा है, 6 में 2 गए, 4 बचा, 20 बचा, और वो बचा आपका 6 माइनस 2, यानी आपका बचा 4, कितना बचा 4, तो दैट इंप्लाइज आ गया आपका 16, कितना बचा 16, तो आपको कितना आ गया, आपका 16। अब इसे से आप सॉल्व करके देखिए तो आपका निगेटिव आएगा, चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 1 आ गया, बचा 2 1 2 1 2 1 2 1, माइनस फिर 1 आ गया, बचा 2 3 2 1, और फिर आपका पॉजिटिव आ गया 5, और ये बचा 2 3 और 2 1। अब देखते हैं इसमें, देखिए तो ये बचा 2 माइनस 2 0 हो गया, माइनस 1 2 माइनस का, तो अभी तक हमने वाला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, उसके आगे उसमें कुछ नहीं था, इधर बचेगा 2 माइनस 2 0, इधर बचेगा प्लस का 4, उधर बचेगा माइनस का 20, और आपका सॉल्व, उसको उधर देख लीजिएगा, ठीक है, आपका वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा अब हम आगे देखते हैं एक बहुत ही प्यारी सी चीज, क्या है ये प्यारी चीज, इसको जरा हम देखते हैं क्या है, इसका नाम है प्रॉपर्टी नंबर 4। व्हाट इज प्रॉपर्टी नंबर 4, चलिए देखते हैं। देखिए लिखिए प्रॉपर्टी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ, लिखिए ध्यान से, मैं बहुत चुन के प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूँ आराम आराम से, इफ ईच elements of row या column
फिर समझिए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो या कॉलम, if each element of row or column of a determinant ठीक है, of a determinant is multiplied, देखिए स्पेलिंग मिस्टेक आज बहुत ज्यादा हो रही है, आज तभी सही नहीं है, इसलिए आपके लेक्चर में रिकॉर्ड करता हूँ। इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो कॉलम, if each element of row या column of a determinant is multiplied, देख लीजिए इस पर सही है ना, multiplied of constant k, then the value of determinant is k times। समझिएगा, अगर हम किसी सारणिक की एक पंक्ति अथवा एक स्तंभ में किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ में एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करा देते हैं, एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करा देते हैं, एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो क्या होगा, जब हम एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करा देंगे तो उस सारणिक का मान k टाइम्स हो जाएगा, मतलब उस डिटरमिनेंट की वैल्यू k टाइम्स हो जाएगी। एग्जांपल के तौर पे अभी नहीं बताते, जब हम आपको कराएंगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा, पर अभी आप ऐसे एक एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक डिटरमिनेंट दिया गया है, क्या डिटरमिनेंट दिया गया है, डिटरमिनेंट दिया गया है a b c x y z d e f, ये दिया गया है। अब मैं इसके r1 को k से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे कि r1 इज मल्टीप्लाइड बाई k r1, r1 इज मल्टीप्लाइड बाई k r1, क्या r1 इज मल्टीप्लाइड बाई k r1, यानी इसको मैं k से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किसको, r1 को, यानी इसमें भी k का गुणा, इसमें भी k का गुणा, इसमें भी k का गुणा, तो जो वैल्यू होगी डिटरमिनेंट की वो k टाइम्स होगी। यानी अगर मैं इसको डेल्टा बोल दूं, अगर इसको मैं डेल्टा बोल दूं तो जो डेल्टा डैश की वैल्यू होगी वो k डेल्टा होगी, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। ये डेल्टा थी, हमने कुछ नहीं किया था, ये कुछ नहीं किया, अब हमने k से मल्टीप्लाई करा दिया, यानी यहाँ भी k, यहाँ भी k, यहाँ भी k, तो इसकी इस तरह कर सकते हैं कि डेल्टा डैश जो होगा वो आपका k टाइम्स ऑफ डेल्टा होगा, k टाइम्स ऑफ डेल्टा होगा। और सुन लीजिए, वेयर एक इसमें बहुत बड़ी शर्त है कि k डज नॉट इक्वल टू 0, कि जो आपका k है वो 0 नहीं होना चाहिए। नहीं, कुछ लोग कहेंगे सर 0 करा दीजिए, सारणिक की वैल्यू 0, सारणिक का मान 0, ना, कभी भी किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब k की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। वैसे कांस्टेंट की वैल्यू 0 नहीं होती, कांस्टेंट की वैल्यू, अब डिफरेंशिएशन मत कर लेना, कांस्टेंट का वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इट इज अ प्रॉपर्टी, इसी की एक सब प्रॉपर्टी होती है। कि हम किसी भी प्रॉपर्टी से कुछ भी अंदर से कॉमन ले सकते हैं, मल्टीप्लाई करा सकते हैं, ठीक है।
अब सब प्रॉपर्टी आपको पता चल गई होगी, पढ़ चुके होंगे आप एनसीईआरटी में। नहीं, मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो सब प्रॉपर्टी बता दूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं साहब, आगे आगे देखना बहुत जरूरी है, आगे देखना बहुत जरूरी है। चलिए अब देखते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 5। कौन सी देखेंगे? प्रॉपर्टी नंबर 5। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है। चलिए साहब प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं। लिखिए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो एंड कॉलम, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, लिखिए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो या कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड बाई, मैं शॉर्ट लिखता हूं, ठीक है, इज एक्सप्रेस्ड बाई या एक्सप्रेस्ड एज सम, ओ ये नहीं, एज सम ऑफ टू, एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, सम ऑफ टू और more terms. If each element of row and row या column of determinant is expressed as a sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of two or more terms. Then the determinant is expressed in some form या लिख सकते हैं एज सम, जो आप बिल्कुल लिख रहे हो। चलिए मैं आपको इसी भाषा में बता देता हूँ, एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ डिटर्मिनेंट, कैसे समझते हैं? जैसे कि आपको डिटर्मिनेंट दी गई है, मान लीजिए डेल्टा इज इक्वल टू, ठीक है, इसमें दिया गया है x प्लस अल्फा, y प्लस बीटा और z प्लस गामा, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिया गया है a, ये भी दिया गया, b ये दिया गया, c ये दिया गया, d ये दिया गया, e ये दिया गया, f ये आपको दिया गया है। तो इसको देखिए, अब इसमें जो आपका ये जो C1 है ना, ये टू एलिमेंट्स का टू और मोर टर्म्स दिए गए, सम ऑफ टू और मोर, तो इसमें टू दिया गया, टू का सम दिया गया। तो इसको कैसे लिखेंगे? जब इसको लिखेंगे तो हमने क्या बताया, देन द डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एट द सम ऑफ डिटर्मिनेंट, मतलब कैसा कि ये x, ये y, ये z, ये आपका आ जाएगा a, ये आ जाएगा b, ये आ जाएगा c, ये आ जाएगा d, ये आ जाएगा e, ये आ जाएगा f, और आपका आ जाएगा प्लस आ जाएगा आपका अल्फा, ये आ जाएगा आपका बीटा, आ जाएगा आपका गामा, और फिर आ जाएगा आपका ए बी सी डी ई एफ। दैट इज द प्रोसेस। ये तरीका होता है सॉल्व करने का। जब भी आपके सामने कोई डिटर्मिनेंट दिया, जब भी दिया इस फॉर्म में दिए है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, इस फॉर्म में दिए है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इस तरह आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो and column of determinant is expressed as the sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinants. यहाँ पर लिख सकते हैं sum of two or more determinants। मैं आपको वही दिखा दूँ, और more determinant, ठीक है। ये बात होती है, ये होती है पार्शियल प्रॉपर्टी।
ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है भाई साहब, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत साफ सुथरी प्रॉपर्टी है, ये तो बहुत मजा आती है। इसके बाद आती है प्रॉपर्टी नंबर 6, लिखिए नोट। चलिए अब आती प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6, घड़ी लगाइए, प्रॉपर्टी नंबर 6। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 6, अब हम प्रॉपर्टी नंबर 6 में देखते हैं क्या है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो या कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। इफ each elements of row या आप कह दीजिए कॉलम of a determinant is 0, then the value of determinant is क्या होगी, then value of determinant is 0, एग्जाम्पल से समझ लीजिए कैसे। एग्जाम्पल समझिए, जैसे आपके सामने दिया गया है 1 2 1 0 0 0 5 2 7, इसमें देखिए C2 के सारे एलिमेंट्स क्या है, 0 है। इसका मतलब जो वैल्यू होगी डिटरमिनेंट की वो क्या होगी, 0 होगी। ये बता कि ईच एलिमेंट ऑफ रो या कॉलम, इसके सभी एलिमेंट 0, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 0 होगी। ये होती है प्रॉपर्टी। लास्ट आती है प्रॉपर्टी नंबर 5, जो कि बड़ी गजब की प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी के आगे सब झुक जाते हैं और वो ही आपके सबसे ज्यादा अप्लाई होती है और उसको लिखवाने में बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉपर्टी नंबर 7, क्या प्रॉपर्टी, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी नंबर 7। देखिए इस प्रॉपर्टी को सीधे समझ लीजिए, लिखवाने का काम खत्म। इसमें अगर आपको समझ में आ गई तो ठीक है, जितना लिखवा दूंगा ये प्रॉपर्टी आपको याद होना है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी। इसको समझ लीजिए, इसकी लैंग्वेज बहुत लिखवाने में टिपिकल लगती है इसमें, वैसे भी आज प्रॉब्लम है थोड़ी। देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं एक बहुत अच्छी बात। रात के बज रहे हैं शायद 1 और हम वीडियो शूट कर रहे हैं। देखिए अब हम बहुत ही अच्छी एक चीज देखते हैं, इस प्रॉपर्टी में है क्या, ये प्रॉपर्टी क्यों इतनी खास है। जैसे कि हम एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, समझिएगा। आपके सामने एक डिटरमिनेंट दिया गया है ABC DEF और GHI, ये आपका डिटरमिनेंट दिया गया ABCDEFGHI, पूरी आपने पढ़ डाली ABCD। ये आपकी एक 3x3 मैट्रिक्स दी है, ठीक है, यानी n बराबर 3 दिए, एलिमेंट 9 दिए। अच्छा एक चीज यहाँ पर नोट करके लिख लीजिएगा कि जो प्रॉपर्टी है ना वो ओनली अप्लाई ऑन थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। मैंने आपको सिर्फ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट बताई, सेकंड में तो ऐसी प्रॉपर्टी लगाने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है, और फोर्थ ऑर्डर के मैं आपको बताया, नहीं तो सिर्फ थर्ड ऑर्डर में। सेकंड ऑर्डर मत लगाइए, सेकंड में तुम क्या लगाओगे, तुम सेकंड में करोगे क्या। अब ऐसे तुम्हारे ABCD दिए, अब मान लो सब बराबर हो गए, क्या है तुम लगा सकते हो ऑफ कोर्स, लेकिन मैं तुम्हें थर्ड आर्टिकल बताया कि थर्ड के लिए लगाना है, खासकर ये प्रॉपर्टी तो सिर्फ थर्ड ही ऑर्डर के लिए लगाना है, ठीक है। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी अप्लाई है सेकंड में तो अप्लाई कर सकते हो। देखते हैं कैसे। इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है कि हम इसमें जो कुछ चाहे वो कर सकते हैं और सारणी की वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कैसे, हमने कहा कि हम सबको जोड़ डालते हैं, मतलब कैसे जोड़ डालते हैं।
घड़ा डालते हैं। कैसे घड़ा डालते हैं बताएंगे अभी। मेरा मन है कि मैं R1 को चेंज कर दूं R1 प्लस R2 प्लस R3 से, या मेरा मन है कि मैं C1 को चेंज कर दूं C1 प्लस C2 प्लस C3 से, या मेरा मन है कि मैं चेंज कर दूं C2 को C2 माइनस C3 से, या मेरा मन है कि मैं C3 को चेंज कर दूं C3 माइनस C1 से, या मेरा मन है कि R1 को चेंज कर दूं R1 माइनस R2 से, या मेरा मन है कि मैं R1 को चेंज कर दूं R1 माइनस के R2 से। कुछ भी मेरा मन और सब कुछ अप्लाई, और डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है प्रॉपर्टी नंबर 7। अभी बताएंगे कैसे, पर ये है इस प्रॉपर्टी 7 का मकसद। कुछ भी करिए मगर इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अब ये नहीं कि अब जीरो कर दें, ये थिंग मतलब जीरो से मल्टीप्लाई जैसे बताया था, k नॉट इक्वल टू 0, वैसा कुछ पढ़ेंगे वैसा कीजिएगा। तो इसमें आपको एक मतलब स्ट्रांग लेना है कि कैसे होगा। अब कुछ चीजें हम देखते हैं या अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा। तो जैसे R1 को चेंज किया R1 माइनस, अब इसको कैसे चेंज करते हैं, जैसे मैंने कहा कि C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 से जोड़ देता है। आपका C1 कौन सा है, आपका C1 ये, C2 ये, C3 ये, R1 ये, R2 ये, R3 ये। अगर मैं कहूंगा कि C1 को जोड़ दीजिए C1 प्लस C2 प्लस C3 से, तो इसका मतलब समझिए कि क्या होगा। इसका मतलब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मैं कर दूंगा A प्लस D प्लस G, मैं कर दूंगा A प्लस D प्लस G, इसके बाद B प्लस E प्लस H, इसके बाद C प्लस F प्लस I, है ना। उसके बाद आपका ये सेम उतर आएगा D E F G H I, ये आपका सेम उतर आएगा। उसके बाद मैं देखता हूं कि अगर मैं पहली वाली R1 को चेंज करता हूं R1 प्लस R2 प्लस R3 से, तब क्या होगा, तब देखिए तब आएगा A प्लस B प्लस C, D प्लस E प्लस F, G प्लस H प्लस I, और आएगा B E H C F I। हालांकि आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि किस हिसाब से चल रहा है। R1 प्लस R2 प्लस R3 का मतलब पता चल गया होगा कि मैंने क्या किया, ये R1 ये R2 ये R3 तीनों एलिमेंट जुड़ गए, फिर R1 प्लस R2 प्लस R3 ये जुड़ गए, फिर ये जुड़ गए, और ये पूरा रो बन गई। कॉलम में देखिए, कॉलम में C1 में था तो ये तीनों जुड़ गए, ये बन गया C1। समझ में आया भाई। ये C1 को मैंने चेंज किया C1 प्लस C2 प्लस C3 से, तो ये C1 का ही तो एलिमेंट है, ये C2 का ही तो एलिमेंट है, और ये C3 का ही तो एलिमेंट है, तो ये आ गया। अब इसके बाद अब कोई अगर कह दे कि नहीं सर मैं यहाँ लिखूंगा, तो नहीं लिख सकते, आप नहीं लिख सकते, क्योंकि आपने खाली C1 को चेंज किया है। तो अब C1 के सब एलिमेंट इस तरह करेंगे, सब इस तरह R1 के। समझिए मेरी बात को, जब मैं कहूंगा कि C1 प्लस C2 प्लस C3, तो C1 का एलिमेंट C2 का एलिमेंट C3 का एलिमेंट ये आ गया, फिर ये तीनों जोड़ेंगे, फिर ये तीनों जोड़ेंगे, लेकिन लिखे इसी लाइन में जाएंगे क्योंकि हमने C1 को कर रखा है। अगर मैं C2 को कर दूं, ये C2 जैसे यहाँ पे 1 मिनट, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि C2 को माइनस कर रहा हूँ C3 से, समझिएगा C2 को माइनस कर रहा हूँ C3 से, या R1 को माइनस कर रहा हूँ R2 से, कोई भी देख लीजिए। वैसे पहले हम देख लेते हैं कि हम R1 को माइनस कर रहे हैं R1 माइनस R2 से। अच्छा देखिए क्या होगा, देखिए तो क्या होगा। R1 क्या, ये माइनस किससे होना है, R2 से, यानी इससे, तो यानी A माइनस B, ये R1 है एलिमेंट, ये R2 है, D माइनस E, ये G माइनस H, ये आपका सेम उत्तर आएगा। समझ में आ गया ना, किस प्रकार जोड़ना है। कि अगर मैं R1 कहूंगा तो इसका मतलब ये नहीं
अब आपके समझ में आ गया, बस यही था। बाकी आप जितने प्रॉपर्टी लगाएंगे उतने आपको समझ में आएगा। कहिए तो मैं लिखा देता हूँ, मैं कहिए तो लिखा देता हूँ तो आपको शायद समझ में आ जाए। फिलहाल मैंने जिस तरह समझाना था समझा दिया कि इस तरीका होता है। चलिए फिर भी एक बार मैं आपको लिखवा के फिर समझा देता हूँ, लिख लीजिए बच्चों एक बार, फिर समझ लीजिए। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 7 समझते हैं, फिर से लिख लीजिए, हम इसको समझते हैं। इफ ईच एलिमेंट of a row या column of row or column of a determinant of a determinant is multiplied by, ये कुछ भी लिख लिया, determinant चलिए इसको लिखिए कि नहीं, मैं आपको पूरा बोर्ड लिखा देता हूँ, बोर्ड लिखने बहुत समझ आएगा। लिख लीजिए, इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ अ रो या कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम कांस्टेंट एंड देन एडिशन या देन एडेड टू द corresponding elements of some other row, then the value of the determinant remains same. If each element of a row column of a determinant is multiplied by the same constant and then added to the corresponding elements of some other row, then the value of the determinant remains same. ये होता है इसका रूल। ठीक है साहब, अब हमको कुछ नहीं बताना। अब हम इसके बाद अगले लेक्चर में आएंगे तो आपको वहां पे नेमिंग प्रॉपर्टी बताएंगे कि नेमिंग प्रॉपर्टी, इसके बाद आपको क्वेश्चन, प्री क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन और इसके बाद क्वेश्चन फिर क्वेश्चन, इसके बाद आपको स्टार्ट हो जाएगा मैट्रिक्स। 8 लेक्चर में सोचे थे, तीसरा लेक्चर है। 4th 5th में क्वेश्चन, 6th में माइनर एंड को फैक्टर, 7th 8th में फिर क्वेश्चन। समझ लीजिए, एप्लीकेशन में तो तुरंत करा देंगे, माइनर को फैक्टर का एप्लीकेशन भी करा देंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं। ओके, तो यहाँ से हम करते हैं स्टॉप और चलते हैं आगे की ओर।